दाऊद इब्राहिम, डोंगरी का लड़का या दुनिया का डॉन। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा डोंगरी की छोटी छोटी गलियों में घूमता हुआ बड़ा हुआ। कौन सोच सकता था कि एक दिन ये लड़का दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर और टेररिस्ट बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उसके पिता पुलिस में थे तो फिर कैसे एक पुलिस ऑफिसर का बेटा लॉ के अगेंस्ट खड़ा हुआ, ये सवाल आज भी एक बड़ी मिस्ट्री है। भाइयों, ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की, लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये कहानी है कंट्रोवर्सीज, बिट्रेल और एक ऐसा गेम कि जिसमें पावर, पॉलिटिक्स और पैसा सब कुछ था। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, इस कहानी का एंड आज तक लिखा ही नहीं गया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम आज तक जिंदा है और अभी भी दुनिया के सबसे बड़े डोनों में उसका नाम आता है। और वो एक मिस्ट्री मैन की तरह जी रहा है, वो पता नहीं कहाँ है। डोंगरी की गलियों से क्राइम की शुरुआत 1955 में मुंबई की डोंगरी एरिया में पैदा हुआ दाऊद। उसका नाम दाऊद इब्राहिम कसकर। उसके पिता थे इब्राहिम कसकर, मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल। अब सोचो, एक ऐसा बचपन जहां डिसिप्लिन और लॉ की वैल्यूज सिखाई जाती हैं, वहां से एक लड़का डायरेक्टली क्राइम की दुनिया में कूद गया। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ लोग कहते हैं दाऊद बचपन में ही जिद्दी था, हमेशा छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ता रहता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दाऊद ने अपने आसपास का सिस्टम देखा, जहां पुलिस भी लोकल डॉन से डर रही थी और पॉलिटिशियंस भी उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे थे। दाऊद ने डिसाइड कर लिया था, अगर असली पावर चाहिए तो यूनिफॉर्म नहीं, अंडरवर्ल्ड चाहिए। पहला कंट्रोवर्सी, अपना गैंग बनाना। 1970s के एंड तक दाऊद छोटी मोटी क्राइम्स करता था, चेन स्नैचिंग, स्मगलिंग, बोतल जिगिंग। लेकिन 1980s आते आते दाऊद का नाम अलग ही लेवल पे सुनाई देने लगा। उसने मुंबई के बड़े डॉन्स हाजी मस्तान और करीम लाला से अलग होकर अपना खुद का गैंग बनाया। और दोस्तों, वही गैंग आज दुनिया का सबसे बड़ा माफिया ब्रांड के नाम से जाना जाता है, द डी कंपनी। ये था दाऊद का पहला बड़ा कंट्रोवर्सी, खुद के मेंटोर जैसे डॉन्स को साइड करके अपना राज जमाना। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि दाऊद की गैंग के पीछे पावरफुल पॉलिटिशियंस और पुलिस के कुछ लोग खड़े थे। सवाल ये है, क्या एक छोटा गैंगस्टर बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के मुंबई जैसे बड़े शहर में राज कर सकता था? बॉलीवुड कनेक्शंस, ग्लैमर, पैसा और डर। अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, अब उसका नाम ग्लैमर से जुड़ना शुरू हो गया था। बॉलीवुड, जो आम लोगों के लिए एक सपनों की दुनिया थी, वहाँ दाऊद का इन्फ्लुएंस खुद एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद फिल्म प्रोड्यूसर्स को पैसे देता था, एक्टर्स को अपनी पार्टीज में बुलाता था और उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता तो उसे धमकी मिलती। कुछ स्टार्स ने खुद एक्सेप्ट किया कि दाऊद के लोग उसके पास आते थे और कुछ फिल्म मेकर्स के ऊपर तो अटैक भी हुए। एक डॉन जो असली दुनिया में मौत का डर फैला रहा था, स्क्रीन के पीछे ग्लैमर का मालिक कैसे बन गया? तो क्या बॉलीवुड सिर्फ सिनेमा ही था या दाऊद के इन्फ्लुएंस का एक पपेट शो? दुबई की फ्लाइट, सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1986 पुलिस दाऊद के पीछे लगी थी। मर्डर, स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन के चार्जेस उसके ऊपर बरस रहे थे। लोगों को लग रहा था अब दाऊद पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हुआ सबसे बड़ा ट्विस्ट। दाऊद बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया से निकल के सीधा दुबई पहुंच गया। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि कैसे, जब एक गैंगस्टर पूरे देश के लॉ इन्फोर्समेंट के टारगेट पे हो, तो वो इतनी इजीली इंडिया छोड़कर दुबई कैसे चला गया? कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स ने दाऊद की मदद की,
लेकिन असली ट्रुथ क्या था, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। दुबई पहुंचते ही दाऊद की दुनिया बदल गई। अब वो सिर्फ मुंबई का गैंगस्टर नहीं रहा, अब वो बन गया था एक इंटरनेशनल डॉन। स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रेड, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, सब कुछ दाऊद से ऑपरेट होने लगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दाऊद की लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे डार्क कंट्रोवर्सी, जिसे इंडिया को हिला के रख दिया। 1993 बॉम्बे ब्लास्ट्स, एक पूरे देश को हिला देने वाला अटैक। 12 मार्च 1993, ये एक ऐसी डेट है जो मुंबई की हिस्ट्री में हमेशा के लिए खून से लिखी गई। एक के बाद एक 12 बॉम्ब ब्लास्ट, स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जेवरी बाजार, सी रॉक होटल और भी कई जगह। सिर्फ कुछ घंटों में मुंबई एक बैटल फील्ड बन गया। 260 से ज्यादा लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। और सबसे बड़ी बात, यह अटैक एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जोड़ दिया गया, दाऊद इब्राहिम। दाऊद का नाम आया कहाँ से? ब्लास्ट के तुरंत बाद मुंबई पुलिस और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और शौक तब लगा जब सबूत डायरेक्ट डी कंपनी तक पहुंचने लगे। दाऊद के राइट हैंड टाइगर मेमून और उसके भाइयों का नाम सामने आया। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, हर थ्रेड दाऊद के नेटवर्क की तरफ पॉइंट करता रहा। कुछ क्रेडिबल रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन बनाया। दाऊद दुबई से कराची शिफ्ट हो चुका था और वहां से डी कंपनी और आईएसआई के साथ मिलकर ब्लास्ट प्लान किए गए। ये था एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। क्या एक गैंगस्टर के पास इतनी पावर थी कि वो पूरे देश को हिला देने वाला टेरर अटैक करा सके, या सिर्फ ये सब एक बड़ा इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा था जिसमें दाऊद सिर्फ एक पपिट था? बॉलीवुड और ब्लास्ट्स का रिश्ता। ब्लास्ट्स के बाद एक और शॉकिंग कंट्रोवर्सी सामने आई, बॉलीवुड और दाऊद के रिश्तों की। रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि दाऊद के लोग फिल्मों के जरिए पैसा वाइट करते थे। कुछ फिल्म स्टार्स और प्रोड्यूसर्स को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स उस वक्त भर भर के हेडलाइंस बना रही थी, बॉलीवुड अंडर दाऊद शैडो। और ये क्वेश्चन उठने लगा कि क्या दाऊद ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को पैसा कमाने का जरिया बनाया, या फिर ब्लास्ट की फंडिंग में भी बॉलीवुड के पैसे घूम रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी अनआंसर्ड है। पॉलिटिकल नेक्सस, सबसे डेंजरस कंट्रोवर्सी। दाऊद पर डायरेक्ट चार्जेस लगे कि उसने आईएसआई के साथ मिलके इंडिया को डैमेज करने की साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है, दाऊद ने ये सब अकेले नहीं किया। कई रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि दाऊद के इंडिया में पॉलिटिकल कनेक्शंस थे जो उसके लिए कवर क्रिएट करते रहे। सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स ने भी मांग की कि अगर दाऊद के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो ब्लास्ट्स के बाद उसका पकड़ा जाना मुश्किल नहीं होता। अब सोचो, एक इंसान जिसने 260 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, वो इतना प्रोटेक्टेड था कि आज तक पकड़ा नहीं गया। यह सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, एक पॉलिटिकल मिस्ट्री बन गया है। इंडिया से निकलकर कराची, दाऊद का वेनिस एक्ट। ब्लास्ट्स के बाद दाऊद दुबई से गायब हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान की कराची में शिफ्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी बार बार प्रूफ देती रही कि दाऊद वहाँ रहता है। उसका सेफ हाउस के एड्रेस तक मीडिया में लीक हुए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि दाऊद उसके देश में है। इस डिनाइल ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। क्या दाऊद सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन था, या पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया था? दोस्तों, 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने दाऊद को एक गैंगस्टर से टेररिस्ट बना दिया। उसका नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में चढ़ गया। इंडिया से लेके अमेरिका तक सब उसके पीछे लग गए। लेकिन असली ट्विस्ट ये था, दाऊद अब इंडिया के बाहर था, एक ऐसे देश में जहां से उसे निकलवाना लगभग नामुमकिन था। और ये वही मूवमेंट था जहां दाऊद की कहानी अंडरवर्ल्ड से ग्लोबल टेररिस्ट तक पहुंच गई। अब सवाल ये है, क्या दाऊद ने 1993 के बाद अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी, या फिर उसकी कंट्रोवर्सीज अभी भी चल रही हैं? दाऊद का ग्लोबल एम्पायर और नई कंट्रोवर्सीज। 1993 के बाद दाऊद इब्राहिम एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया, डी कंपनी। और दोस्तों, अब उसकी कहानी मुंबई की गलियों तक सीमित नहीं रही। अब वो दुबई, कराची, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गई। एक गैंगस्टर जो कभी छोटी स्मगलिंग करता था,
अब दुनिया का सबसे बड़ा माफिया अंपायर का बॉस बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, दाऊद ने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया और इस अंपायर के अंदर चल रही थी कौन कौन सी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। मैच फिक्सिंग स्कैंडल, क्रिकेट की इज्जत को दाग। 1990s के एंड और 2000s के शुरू में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज होते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन मीडिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसमें क्रिकेट फैंस की दुनिया ही हिल गई। मैच फिक्सिंग स्कैंडल। रिपोर्ट्स ने दाऊद इब्राहिम का नाम डायरेक्टली जोड़ दिया। कहा गया कि दाऊद के लोग क्रिकेटर्स को पैसा देते थे, कुछ प्लेयर्स के साथ उनके डायरेक्ट कनेक्शंस थे और पूरे मैचेस दाऊद के इंस्ट्रक्शंस पे फिक्स होते थे। 1999 और 2000 के स्कैंडल ने ये एक्सपोज कर दिया कि सिर्फ स्मॉल टाइम बुकीज नहीं बल्कि एक ग्लोबल डॉन इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। सोचो दोस्तों, क्रिकेट जो इंडिया के लिए एक रिलीजियन है, उसके साथ छेड़छाड़ दाऊद जैसे इंसान कर रहे थे। ये स्कैंडल ने उसकी एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। दाऊद के हाथ सिर्फ अंडरवर्ल्ड में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी होली ग्राउंड तक पहुंच गए थे। ड्रग ट्रेड और आर्म्स स्मगलिंग, दुनिया का ब्लैक मार्केट किंग दाऊद के एम्पायर का सबसे बड़ा सोर्स था ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग। अफगानिस्तान के हीरोइन ट्रेड से दाऊद ने अपना एक पूरा ग्लोबल रूट कंट्रोल किया। ये ड्रग्स अफ्रीका और यूरोप तक जाती थी। और आर्म्स स्मगलिंग, ये तो एक अलग ही कंट्रोवर्सी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद के थ्रू इलीगल वेपन्स इंडिया तक पहुंच गए थे। सोचो, जिस बंदे को एक देश की पुलिस पकड़ नहीं पाई, वो पूरे साउथ एशिया का आर्म्स और ड्रग्स का राजा बन गया। और सबसे शॉकिंग एलिगेशन, दाऊद ने अपना ड्रग्स और वेपन्स का बिजनेस टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर चलाया। मतलब पैसा, क्राइम और टेररिज्म तीनों का एक ही सेंटर पॉइंट था, दाऊद और इंडियन पॉलिटिक्स, सबसे गहरा चैप्टर। अब आती है सबसे कंट्रोवर्शियल बात। कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्लेम्स कहते हैं कि दाऊद का इन्फ्लुएंस इंडिया के पॉलिटिक्स तक पहुंच गया था। कुछ नेता उससे इनडायरेक्टली फंडिंग लेते थे और कुछ लोग उसके साथ डील्स करते थे और कुछ के ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने दाऊद का यूज इलेक्शन में भी किया। एक नाम जो अंडरवर्ल्ड और टेररिज्म का किंग था, क्या उसके शैडो इंडिया की डेमोक्रेसी तक पहुंच गए थे? भाइयों, अगर ये सच है तो सोचो कि दाऊद एक टेररिस्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल वेपन बन गया था। कराची सेफ हेवन, मिस्ट्री कंटिन्यूज। 1990s के एंड तक दाऊद का परमानेंट अड्डा बन गया था कराची। वहाँ उसके पास सेफ हाउस थे, टाइट सिक्योरिटी थी और एक पूरा अंपायर ऑपरेट होता था। इंडियन इंटेलिजेंस बार बार प्रूफ देती रही, फोटोग्राफ्स और टेप्स सामने लाती रही, लेकिन पाकिस्तान हर बार डिनाई कर देता था। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही बनी, एक बंदा जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, वो ओपनली एक देश में रहता है, शायद वहाँ के स्टेट प्रोटेक्शन में। अब सवाल ये उठता है, दाऊद सिर्फ एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं है बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। आपको क्या लगता है, बताइए। दाऊद इब्राहिम अब एक ग्लोबल डॉन बन गया था। क्रिकेट, ड्रग्स, आर्म्स, पॉलिटिक्स, हर जगह उसकी छवि थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अब भी एक चैप्टर बाकी है। दाऊद की फैमिली, उसके बिजनेस के सक्सेसर्स, और वो आज कहाँ है? क्या वो अब भी जिंदा है? क्या वो पाकिस्तान में है या फिर दाऊद का एंड कहीं चुपचाप हो चुका है? दाऊद इब्राहिम, फैमिली, लेगेसी और आज की सबसे बड़ी मिस्ट्री कि वो कहाँ है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की कहानी एक पजल है और उसका सबसे बड़ा मिसिंग पीस है उसका प्रेजेंट होना। एक गैंगस्टर जिसने मुंबई से लेकर कराची तक अपना अंपायर बनाया, एक टेररिस्ट जिसने 1993 के ब्लास्ट से इंडिया को हिला दिया, एक डॉन जो ग्लोबल ड्रग और क्रिकेट फिक्सिंग में हाथ गंदा कर चुका है। लेकिन अब सवाल ये है, दाऊद का आज क्या है? उसका अंपायर अब किसके हाथ में है और क्या वो अब भी दुनिया के किसी कोने में जिंदा है? फैमिली का गेम, डॉन का वारिस। दाऊद इब्राहिम ने अपनी पावर और पैसा सिर्फ अपने पास नहीं रखा, उसका पूरा फैमिली नेटवर्क था। उसका भाई अनीस इब्राहिम डी कंपनी का की ऑपरेटर था,
जो स्मगलिंग और बिजनेस हैंडल करता था, एक भाई इकबाल कसकर जो इंडिया में रह गया था और जिसे मुंबई पुलिस ने बाद में अरेस्ट भी किया, उसका एक और भाई नोरा जो रिपोर्टेडली दुबई में दाऊद के ऑपरेशन देख रहा है, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई। और फिर दाऊद के बच्चे जिनकी शादियां दुबई और पाकिस्तान के पावरफुल बिजनेस और पॉलिटिकल फैमिलीज में हुई। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि दाऊद ने अपनी ब्लड लाइन को इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से जोड़ा कि चाहे वो रहे या ना रहे, उसका अंपायर सरवाइव करेगा। हेल्थ र्यूमर्स, दाऊद की डेथ की कहानी। 2016 से लेके अब तक कई बार मीडिया रिपोर्ट्स आई कि दाऊद की हेल्थ बहुत खराब है। किसी ने बोला उसके गैंग्रीन हो गया, किसी ने बोला किडनी फेल हो गई, और एक रिपोर्ट में तो ये तक क्लेम किया गया कि दाऊद मर चुका है और उसका दफन पाकिस्तान के कराची में हुआ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने कभी कंफर्म नहीं किया। हर बार बस एक ही चीज़ बोली गई, दाऊद यहाँ नहीं है। अब ये डिनाइल सच है या दाऊद का सर्वाइवल का कवर अप, ये एक मिस्ट्री है जो लोगों को आज तक क्यूरियस रखती है। फाइनेंशियल अंपायर, हवाला और ब्लैक मनी। एक और कंट्रोवर्सी, दाऊद के पैसों का नेटवर्क। इंडिया के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक, मतलब ईडी के मुताबिक, दाऊद के बिजनेस सिर्फ ड्रग्स और स्मगलिंग तक लिमिटेड नहीं थे। उसका पैसा दुबई और मिडल ईस्ट के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी लगा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हवाला और ब्लैक मनी के जरिए इंडिया तक रीच रखते थे। और शौक ये है, दाऊद की प्रॉपर्टीज इंडिया में भी पकड़ी गई हैं। ऑक्शंस में दाऊद के घर और होटल्स बिकते रहे। लेकिन असली सवाल ये है, एक भगोड़ा टेररिस्ट का फाइनेंशियल अंपायर इंडिया के अंदर इतना डीप कैसे चला गया। इंटरनेशनल स्टेटस, ग्लोबल टेररिस्ट। 2003 में अमेरिका ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इंटरपोल, CIA, रो, CBI सब एजेंसीज उसके पीछे लगी हैं। लेकिन फिर भी दाऊद आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है, क्या दाऊद को पकड़ना मुश्किल है या कोई उसको उस लेवल पे बचा रहा है कि ये सारी एजेंसीज भी उसको आज तक पकड़ नहीं पाई। द फाइनल क्वेश्चन, जिंदा है या मर गया? भाइयों, दाऊद इब्राहिम की लाइफ एक कहानी है जिसमें हर पेज पे कंट्रोवर्सी है। डोंगरी से दुबई, दुबई से कराची और कराची से दुनिया के टेररिस्ट लिस्ट तक। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, आज तक कोई नहीं जानता दाऊद कहाँ है, जिंदा है या मर गया, कराची के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में पड़ा है या फिर किसी नए देश में एक नई आइडेंटिटी के साथ जिंदगी जी रहा है। और सबसे शॉकिंग सवाल, अगर दाऊद अब भी जिंदा है तो क्या उसके नेक्स्ट मूव का इंतजार हो रहा है? ये कहानी एक वार्निंग है कि एक आम इंसान भी सिस्टम के लूप होल्स को यूज करके दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन सकता है। और ये एक मिस्ट्री भी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम का चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। क्या कभी होगा? ये सिर्फ वक्त ही बताएगा।